मैं सिर्फ यहाँ बैठे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। मैं एक बात पूछ रहा हूँ। जितनी धार्मिक संस्थाएं हैं, चाहे वो सिख धार्मिक संस्थाओं को लेकर के बात की जाए, चाहे हिंदू धार्मिक संस्थाओं को लेकर के बात की जाए, कि चाहे हमारी हिंदू धार्मिक संस्थाएं, सिख धार्मिक संस्थाएं, जैन धार्मिक संस्थाएं, अगर इन धार्मिक संस्थाओं को बात किया जाए तो आपको भंडारा बांटते रोड पर नजर आएंगे, आपको इलाज कराते हुए नजर आएंगे, ठीक है, आपको लंगर करते हुए, इलाज कराते हुए सारी चीजें नजर आएंगे। कितने वक्फ बोर्ड पर, मैं पूछ रहा हूँ, कितने वक्फ बोर्ड के भंडारे देखे गए, कितने वक्फ बोर्ड ने हॉस्पिटल बनाए? आज मुस्लिम महिलाओं को तलाक दे दिया गया, मुस्लिम महिलाएं अपने बच्चे लेकर के रोडों पर पाल रही हैं। कितने उन बेघर तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को आपने मकान दिया? लिख करके बताइए। 10 चीज ऐसी। अब अजीज साहब बात कंप्लीट करेंगे, फिर मैं दानिश जी के पास जाऊंगी। 10 चीज जानना चाहता हूं कि वक्फ बोर्ड ने ऐसे किया जो समाज कल्याण के लिए सरकार देने नहीं। अजीज साहब बात कंप्लीट, राज मिश्रा जी, अजीज साहब बात कंप्लीट करिए, बात कंप्लीट करिए, फिर मैं दानिश जी के पास जाऊंगी। आप अग्री नहीं कर रहे हैं सुचेता जी? हाँ, आपका डिबेट, आपका सुचेता, अब सुनिए मेरी बात गौर से। सुचेता जी देखिए, आपके डिबेट को देश सुनता है, आप बहुत गंभीर हैं और आप इस बात को जानते हैं कि गंभीर प्रकरण भी बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। अब इस तरीका चिल्ला के हु हल्ला सब्जी मंडी करके नहीं, उन्होंने हम तो समझी नहीं पाए मैंने भी बोला है किस तरीके से ये बात कर रहे हैं। हु हल्ला कर रहा हूं पंडित जी, आपको मेरा हु हल्ला दिखाई दे रहा है? देश में हु हल्ला हो रहा है, वो तरीका पर मुसलमानों बाहर निकल जाओ, तुम्हारी मस्जिदें छीनी जा रही हैं, वो हल्ला आपको नजर नहीं आ रहा है? जब संसद के अंदर एक व्यक्ति फिलीपींस के नारे लगाता है, फलस्तीन के नारे लगाता है, वो हो हल्ला आपको नजर नहीं आता? आप बुला के डिबेट करवा रही हैं। ठीक है, ठीक है, बोलिए। एक ब्राह्मण बोल दे, एक सनातनी बोल दे, तो हो हल्ला हो क्या? उनको भी तो अजीज खान साहब देखिए, ये आप सेंटिमेंट समझिए इस वक्त क्या हो रहा है। नहीं, आप मत चिल्लाइए, और मैं नहीं चाहती कोई भी चिल्लाए, कोई भी नहीं चिल्लाए। बात ठीक जानी चाहिए। ये बहुत गंभीर चर्चा है, देखिए ये बहुत गंभीर चर्चा है, क्योंकि मैं वो बता रही हूँ जो इस वक्त देश में हो रहा है। हर कोई डिस्कस कर रहा है। क्यूआर कोड आया आपको, ये वाला दिखाना, ये वाला आया है, ये बात हो रही है। इस वाले क्यूआर कोड में क्या लिखा है देखिए सर, ये हो रहा है इस वक्त देश में। और एक दिन बचा है, 2 दिन एक्सटेंड कर दिया है, क्योंकि रिस्पांस जेपीसी को इतना आ रहा है, 2 दिन एक्सटेंड कर दी गई डेट, 15 तक आप दे सकते हैं अभिप्राय। आप बात कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं दानिश जी के पास जाऊं। देखिए सुचेता जी, इस गंभीर प्रकरण को ऐसे लोग जैसे बैठे हुए बात कर रहे हैं, ऐसे लोग उसको दबाना चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं। ये तो सही नहीं है दानिश साहब, वो आप अजीज साहब नाउ यू आर कमेंटिंग ऑन गेस्ट नहीं चाहते हैं आप मेरे बात हो कहीं ना कहीं ये राज मिश्रा जी, एक मिनट राज मिश्रा जी प्लीज, पक्ष लें और हम राज मिश्रा जी मेरी आपसे रिक्वेस्ट हम नहीं बोलेंगे, आप इन्हीं से बोलवाइए। अजीज खान साहब देखिए, ऐसे वैसे गेस्ट ये सब बोलना मत, अवॉइड करिए ना इस तरह। किसी भी मेहमान पर आप कमेंट नहीं कर सकते। राज मिश्रा जी मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, क्या करें भाई, एक मिनट, तो मैं बोल रही हूँ ना, आपका पक्ष मैं रख रही हूँ, आप मेरे मेहमान हैं, मेरे किसी भी मेहमान के बारे में ऐसी बात नहीं हो सकती, अजीज खान साहब के बारे में भी नहीं हो सकती है। ऐसे वैसे जैसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिए अजीज खान साहब, दैट्स नॉट नाइस। सब मेहमान मेरे सम्मानित मेहमान होते हैं, जिनको भी मैं इनवाइट करती हूं। अजीज खान इनके तिलक को देखकर चिढ़ गए। अजीज खान इस तरह से बात मत रखिए, स्टार्टिंग से रहा है। मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे रहती है। बात नहीं है कि आप उनके तिलक को देखकर चिढ़ जाओ, ये अच्छी बात। अब मैं एक बार दानिश कुरैशी साहब के पास जा रही हूँ। दानिश साहब आपके जो देखिए सुचेता, हाँ नहीं, समाजवादी पार्टी चिढ़ती क्यों है तिलक? चलिए आप उन्हीं से बुलवाइए, मैं नहीं बोल पाऊंगा। नहीं, अब अजीज खान साहब चिढ़, अब आप नाराज मत हो जाइए, नाराज मत हो जाइए। वैसे ही एक बयान को लेकर आपके नेता और पार्टी को घेरा जा रहा है, मठाधीश वाला बयान, आप जानते हैं उस पर अभी तक रिएक्शंस आ रहे हैं, अभी तक रिएक्शंस आ रहे हैं। मैं उस पर नहीं जा रही हूं, लेकिन इस तरह के बयानों का मतलब नहीं है कि ये लाइन लिख के किसने दी। देखिए यहाँ पर हो हल्ला हो रहा है, लाउड स्पीकर पर कुछ बोल दो तो हो हल्ला नहीं है, जाकिर नायक हो हल्ला नहीं है, पर यहाँ पर एक पंडित जी बैठे हैं, अपना पक्ष रख रहे हैं, बता रहे हैं जो फैक्चुअल सिचुएशन है, तो ये हो हल्ला है, मठाधीश माफिया है, ये गलत तरीका है। हम हिंदू समाज को इस प्रकार से फोबिया का शिकार नहीं कर सकते। ये बांग्लादेश थोड़ी है भाई, ये भारत है। ये जो डिबेट जिहाद शुरू हो गया ना कि मैं डिबेट पैनलिस्ट को तिलक लगा के आया तो मैं उसको टारगेट करूंगा, ये बहुत गलत प्रवृत्ति है। अच्छा, अब आप एक और नया नाम दे दीजिए ऐसे। अब एक और डिबेट आप ही शुरू कर देंगे। दास जी भी चिल्ला है उन पे, आप एक और डिबेट शुरू कर देंगे। दास जी भी चिल्ला है उन पे, नहीं असद साहब की, असदुद्दीन ओवैसी की तस्वीरें दिखाइए जरा, और दानिश साहब के पास जाऊंगी मैं। असदुद्दीन ओवैसी की तस्वीरें स्क्रीन पर रखिए, क्योंकि वो क्यूआर कोड लेकर बाकायदा खड़े हुए हैं और देखिए बोल रहे हैं वोट करिए, आपको भेजना है। ये आपके नेता के बयान है दानिश साहब, वो कह रहे हैं कि अगर ये क्यूआर कोड स्कैन नहीं किया तो देख लीजिए बर्बादी आएगी इस देश में, और फिर अगर बर्बादी आई तो हम बर्बाद कर देंगे। ये वाले बयान आ रहे हैं ओवैसी साहब के। अब ये देखिए तस्वीरें भी आ रही हैं उनकी, वो क्यूआर कोड के सामने खड़े हुए हैं।
अब लोगों को क्या लगता है, जब एक तरह की मुहिम शुरू हो जाती है तो दूसरे लोगों को लगता है हमें भी मुहिम शुरू करनी है, वहां भी रिवर्स मुहिम शुरू हो गई है देश में। दानिश साहब, देखिए सुचारिता, मेरी गुजारिश है आपसे कि मैं किसी के बीच में नहीं बोला और 23 मिनट तक मुसलसल सुन रहा हूं। मेरी बात बहुत अच्छे से आ जाए, कोई भी बीच में इंटरप्ट ना करे। किसी को परेशानी हो तो मेरी बात खत्म हो जाने के बात करे। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं, जैन साहब ने जो बात कही, जैन साहब या तो मुझे लगता है कि कानून के अज्ञानी हैं, पूरे ज्ञानी नहीं है, या तो फिर वो झूठ और फरेब फैला रहे हैं। मैं आपको बता दूं, इस देश में हिंदू एंडोमेंट एक्ट भी है कर्नाटका के अंदर में, जिसके अंदर में स्पेशल पावर्स और वक्फ से भी ज्यादा पावर्स है, जिसके अंदर में इंक्रोचमेंट के पावर्स हिंदू एंडोमेंट एक्ट के मुताबिक मिले हुए हैं। और वक्फ की अगर बात की जाए तो वक्फ के पास एनक्रोचमेंट के पावर्स नहीं है। ये डिफरेंसेस है। इसलिए पूरे देश को जैन साहब जो गुमराह कर रहे हैं, मैं पूरे देश को ये बताना चाहता हूं कि ये जो जैन साहब है ये बिल्कुल झूठी और फरेबी बात कर रहे हैं। अगर आपको रिसर्च करना है तो हिंदू एंडोमेंट एक्ट जो है आप गूगल डालेंगे तो सारी चीजें निकल के आ जाएंगी। तो ये देश में फरेब फैलाने का काम सबसे पहले तो जो अधिवक्ता है इनको नहीं करना चाहिए, जो देश में अराजकता का वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे बात हम कह रहे हैं कि भाई बात आई है क्यूआर कोड की। क्यूआर कोड जो है वो हमने हमारी बात रखी है। ये सारी लड़ाई जो है जमहूरी तौर पे सरकार की, केंद्र सरकार की और मुसलमानों के बीच में है। अब इसमें संघ परिवार कूदता है, उसके बाद विष्णु शंकर जैन जैसे लोग कूदते हैं और तमाम लोग कूदते हैं। अरे उनका तो पक्ष बनता ही नहीं है, उनका ओनस ही नहीं बनता। ये जो पूरा मामला है इसका प्रपोजल केंद्र सरकार लेके आई है। ये हिंदुओं से छीन के या हिंदुओं को देने का तो बात ही नहीं है, ये बात मुसलमानों की और सरकार की थी। बीच में ये कूद के ये एस्टैब्लिश करना चाहते हैं कि देश में विभाजन की राजनीति इसी तरह से चलेगी। तो मैं ये कहना चाहता हूं, दानिश साहब आपने झूठ का आरोप लगा दिया, वो जवाब देंगे फिर। कहा है कि ये लड़ाई, आप कह रहे हैं वो झूठ फैला रहे हैं। मैंने एक सिंपल सा सवाल पूछा था अजीज खान साहब से भी, मैं उस सवाल को एक बार बोलकर फिर विष्णु जी आपके पास जवाब के लिए आ रही हूँ। मेरा सिर्फ ये मानना है कि जब इतनी जमीन वक्फ बोर्ड के पास है, उसे मैनेज करने वाले कितने लोग हैं सर? उसे मैनेज करने वाले कितने लोग हैं? हम रेलवे सेना की बात करते हैं, उसे मैनेज करने के लिए तो लाखों कर्मचारी हैं। यहाँ वक्फ बोर्ड को मैनेज करने के लिए कितने हैं? चुनिंदा कुछ सैकड़ों लोग, और वो मैनेज कर रहे हैं। इतने लाख, इतने मुसलमान हैं, गरीब मुसलमान हैं, उनको बांट दीजिए जमीन। आम आदमी तो यही पूछेगा। आम मुसलमान को ये पता भी नहीं है कि ये वक्फ को, सर मैं एक मिनट मुमताज जी, आम मुसलमान को वक्फ बिल के बारे में जानकारी भी नहीं थी, और ये उनको ये भी नहीं पता है कि वक्फ से लेकर ये जो पूरा विवाद है, ये वक्फ ने कब इतनी जमीन का मालिक वक्फ बन गया, उन्हें पता भी नहीं है। वो भी ये देख रहे हैं कि वक्फ इतनी बड़ी जमीन का मालिक है देश में, लेकिन हमें पता नहीं था हमारे लिए क्या किया। ये सवाल तो पूछ रहे। विष्णु जी जवाब दे दीजिए उनका, दानिश जी का। आ रही हो। देखिए मैं ये बताना चाहता हूँ, ये वीडियो यहाँ पे प्ले नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ दिखा रहा हूँ जी। ये जज साहब हैं हमारे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आलूवालिया साहब। इन्होंने तो मेरी लीगल नॉलेज पे बहुत बड़ा डाउट क्रिएट कर दिया। जब ये माननीय जज साहब कह रहे थे कि ये कैसे वफ हो सकती है, आप किसी को भी वफ डिक्लेयर कर देंगे, तो क्या आपने उनकी नॉलेज पे सवाल किया था? आज यहाँ पे दानिश भाई कुछ भी बात कह सकते हैं कि हम झूठ फैला रहे हैं। दानिश भाई के पास कोई पॉइंट ही नहीं है, कोई तर्क ही नहीं बताने के लिए। सुचरिता जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, इन्होंने देखिए एक बात होती है तर्क और एक होता है कुतर्क। अब देखिए बीच में कौन बोल रहा है? हिंदू, अब बीच में कौन बोल रहा है? बीच में नहीं बोला। अभी किसी ने कहा कि मेरे बीच में कोई ना बोला, और फिर बीच में कौन बोलना शुरू हुआ? नहीं, बोलिए विष्णु जी, आप बोलिए ना। आपने पूछा है ना, मैं झूठ विष्णु जी आपसे नहीं कह रही हूँ, मैं दानिश साहब से कह रही हूँ। देखिए हिंदू एंड, हाँ बोलिए आप बोलिए। मैं भी दानिश जी को ही कह रहा हूँ। हाँ बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ सुचरिता जी, ये बताइए कर्नाटका एक्ट 1997 में क्या लिखा है? इन्होंने पढ़ा भी नहीं होगा। वो 35,000 मंदिर एक्वायर कर रहा है। स्टेट गवर्नमेंट 35,000 मंदिर एक्वायर कर रही है, और हमारे मंदिर उनके एक्विजिशन में पुजारी कैसे नियुक्त होगा, इतना सारा झूठ, ये डिसाइड किया जा रहा है। और वो, अरे भैया एक मिनट, आप ऐसे बीच में कैसे इंटरप्ट कर सकते हैं? अब आप उस ऐड को कह रहे हैं कि ये हिंदुओं को पावर देता है। मेरा तो दिमाग नहीं समझ में आ रहा है कि कहां से कानून पढ़ के आए हैं
भगवान जाने इनको, और कहा कि हिंदुओं को पावर दी जाती है उस एक्ट के तहत इनको उसमें हटाने की। बताएं कौन सा सेक्शन है, मत करिए, कौन सा सेक्शन है हिंदू एंडोमेंट एक्ट कर्नाटक में जो हिंदुओं को पावर देता है इनको उसमें हटाने की? सुचरिता जी नहीं बता पाएंगे, ये सारी बात शोर शराबे में यहीं दबके रह जाएगी। देखिए मैं इस बात की पक्षधर हूँ, पॉइंट नंबर 2, मैं इस बात की पक्षधर हूँ कि अपनी अपनी बात एक एक करके कहे। नहीं दानिश जी दिस इज वेरी बैड। दानिश जी आपने शुरू में मोनोलॉग इसी बात से शुरू किया कि मैं बोलूंगा कोई नहीं बोलेगा, बात आराम से जानी चाहिए, फिर आप दूसरे को बोलने नहीं देते।